बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का 4th चैप्टर बिंदा पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में मैंने आधा चैप्टर पढ़ा था, अब बाकी आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, अपनी बुक को खोल लीजिए और लेसन 4 पेज नंबर 24 आप ओपन करेंगे। उसके बाद से पढ़ा रही हूँ मैं, बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से जो लेखिका की सहेली थी बिंदा, उसकी माँ मर जाती है, नई माँ आ जाती है तो उसको कितने दुख देती है, उस पर कितने अत्याचार करती है और उस बालिका के जो बचपन है वही छीन जाता है। और वो छोटी सी जो बालिका है किस तरह एक जादूगर की तरह जो सारे कार्य करती है। लेखिका कहती है जो कार्य मैं नहीं करती वो सारे कार्य वो करती है और उसकी जो माँ है, नई माँ, उस पर बहुत अत्याचार करती है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 24 लेसन 4 थर्ड पैराग्राफ से पढ़ा रही हूँ। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। यहाँ लेखिका के लिए बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। बिंदा ने तो कोई अपराध नहीं करा, उससे तो वो परिचित थी, लेकिन जो पंडिताइन चाची उसके ऊपर अपराध करती थी उससे लेखिका परिचित थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन में जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा। लेखिका ने जो है अपनी सहेली बिंदा को आंगन में तेज धूप में बार बार नंगे पैर उसको देखा और वो नंगे पैर जब उसके पैर जलते थे तो एक पैर को ऊपर उठा लेती थी और नीचे कर लेती थी। चौकी के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख से साथ पैरों नहीं अम्मा और खटोलों में सोते मोहन पर पंखा जलते देखा था। देखो, गर्मी में भरी दोपहरी में वो काम करती थी चौके पर और नंगे पैर रहती थी और जो उसका छोटा भाई था मोहन, उसको वो पंखा चलती थी और नई माँ को भी पंखा चलती थी। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। जो अपराध वो नहीं करती थी उसका भी उसे दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा घुंघराला बाल निकलने पर दंड बिंदा को मिलता था। बाल तो नहीं चाची का पंडित जी की थाली में, लेकिन दंड किसको मिलता? बिंदा को। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक बुरे पर और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उसके बालों में जो है तेल नहीं था तो तेलहीन बाल लगते थे और रूखे लगते थे, लेकिन बिंदा को के जो बाल थे वो लेखिका को अच्छे लगते थे क्योंकि उसकी सखी थी। जब पंडिताइन चाची की कैची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाएं से भर दिया तो मुझे रुले आने लगी। पंडिताइन ने क्या करा उस बच्ची के साथ में, उसके जो बाल थे वो काट दिए। पर बिंदा ऐसे बैठी नहीं मानो सिर और बाल दोनों नहीं माँ के ही हो। लेकिन बिंदा ऐसे बैठी रही, जब उसके बाल काट रही थी नहीं माँ बिंदा के, तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। ऐसा लगा कि उसका सिर और बाल सब किसके हैं? नई माँ के हैं। और एक दिन याद आता है, लास्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चों, और एक दिन याद आता है चूल्हे पर चढ़ा दूध उठना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी और पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। छोटी सी बिंदा ने दूध चूकी भगोनी जब हाथ से उतारी तो क्या हुआ, उसके हाथ भगोनी छूट गई और दूध गिर गया। खोलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो बुद्धि सी हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती। अब उसको लेखिका को आता कि हाथ जल गए उसके, वो पंडिताइन चाची से कहकर दवा क्यों नहीं लगा लेती। ये समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्य में उठा। वो उसके हाथ जल गए, वो उसको छुपाने लग गई। नेक्स्ट पेज बच्चों 25 है। उसे मैं अपने घर में खींच अवश्य लाई, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खो सकी। बिंदा जो को वो लेखिका अपने घर लेके आ गई, लेकिन उसको छिपा न सकी। इतने में दीवारें लांघ कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। पंडिताइन चाची उग्र स्वर में बोली। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे। कोठरी के अंदर घुस गए लेखिका और बिंदा, जिसने गाय के लिए घास भरी जाती थी, जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी उसमें दोनों छिप गई। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। अब लेखिका तो महादेवी वर्मा तो सुख से पली, सब सुविधाएं थी, लेकिन कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था लेखिका को। पर बिंदा अपने जले हुए पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछोने बन गया। यानी बिंदा को जो घास का ढेर था उसमें आराम मिल रहा था क्योंकि उसके हाथ पैर जल गए थे, तो उसको जो है ऐसा ठंडा सा महसूस हो रहा था, आराम आ रहा था उसको।
मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें बंद हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? दोनों वहीं सो गई। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई। वो तो लेखिका तो सोती नहीं गई, और बिंदा की लेखिका की जो माँ थी उन्होंने बिंदा के पैरों में तेल लगा दिया और चूने का पानी लगा दिया और संदेशवाहक के साथ में उसको उसके घर भिजवा दिया। अब उसके बाद में क्या दशा हुई बताना कठिन है लेखिका के लिए, पर इतना मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है न पीर का अधिकार। वो यूँ कह रही है कि जब पंडिताइन चाची के बारे में बता रही कि पंडिताइन चाची ने उसके साथ जरूर अन्याय करा होगा, क्योंकि पंडिताइन चाची के क्षमा शब्द तो उसके पास है ही नहीं। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। लेखिका कह रही इस घटना के बाद मैंने बिंदा को काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, माँ ने भी मना कर दिया, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। लेखिका की माँ क्या करती थी, कुछ फ्रूट्स अंगूर और सेब लेकर चली जाती थी उसके यहाँ। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? उसने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंच गई। लेखिका जब उसने पूछा कि अब उसके घर जा सकती है, तो हंसने लगे वो नौकरानी, तो उसने आंख बचाकर सबसे बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा के लिए खाट पर पड़ी हुई थी, आंखें गड्ढे में धंस गई थी। बिंदा की स्थिति बता रही थी, सुनसान जगह पे बिल्कुल एक खाट पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें जो है गड्ढे में धंस गई थी और मुख दानों से भर कर न जाने कैसा होगा, तो उसके यानी उसके माता निकल गई थी चेचक, और मेली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। यानी चादर भी मेली, वो भी मेली हो रही थी, यानी दोनों एक समान लग रहे थे। डॉक्टर दवा की शीशी, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों ओर चक्कर काटते बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। अब यहाँ लेखिका बता रही है कि कहाँ, तो जब लेखिका के लिए मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरी माँ और पिताजी सेवा करते हैं दिन रात, डॉक्टर चक्कर काटते हैं, दवाइयाँ पड़ी रहती, लेकिन यहाँ बिंदा की स्थिति ऐसी है कि उसके महामारी आई तो वो क्या वो अकेली पड़ी हुई है खाट पर, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चक्की सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नहीं अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है। क्या बताया कि वो इशारे से कि नहीं माँ मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है। शायद चेचक के डर से, उनको डर लगा होगा कि भाई चेचक मोहन के और मेरे नहीं हो जाए। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन में नियम न मानना, मैंने शब्दार्थ में आपको बताया था। माँ बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि माँ की आज्ञा के बिना वो बिंदा के घर चली गई थी, तो माँ नाराज हो गई। बच्चों टर्न योर पेज 26। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आके पोसती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने की आदेश देना नहीं भूली। बिंदा की लेखिका की माँ बिंदा के घर चली गई। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती नहीं थी। जो नौकरानी थी वो उसको बता देती, लेकिन उससे जो लेखिका थी बहुत अनुनय विनय करती, बहुत प्रार्थना करती थी। उससे अनुनय विनय करना मेरे लिए आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर वे बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमी के अतिरिक्त और कुछ न दे सकी। लेखिका ने खिड़की में से देखा तो केवल आदमी नजर आया, बिंदा नहीं दिखी। और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसी में जानती हूँ। लेखिका जो है छोटी थी उस टाइम, तो विवाह में जब किसी का विवाह होता है तो क्या होता है, बाराती आते हैं, भीड़ होती है, तो उसके मन में ये प्रश्न है कि जरूर बिंदा का विवाह हो रहा है। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। लेखिका के मन में प्रश्न उठने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी। अब लेखिका के मन में आ रहा है कि पंडित जी का तो विवाह तब होगा जब वो पंडिताइन जो है मर जाएगी, फिर नई माँ आ जाएगी। बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। फिर उसके दिमाग में आया कि भाई मोहन तो बहुत छोटा, उसका तो विवाह हो ही नहीं सकता। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है। उसके मन में प्रश्न उठा कि भाई पंडित जी का तो विवाह हो नहीं सकता, नहीं पंडिताइन
पंडिताइन चाची जो मर जाएगी तभी तो नहीं आएगी, और मोहन छोटा है अभी, तो उसके मन में आया कि अब तो बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आज मेरा मन सब बुढ़ियाओं को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। उसके मन में आया कि मेरी खास सहेली और उसने विवाह कर लिया है, भैया उसका विवाह हो रहा है, उसने मुझे नहीं बुलाया। तो फिर लेखिका बच्चों का मन तो बड़ा चंचल होता है और किसी भी बात से उनको आघात पहुंच जाता है, कष्ट होता है उनको, तो उसने सारी बुढ़ियाओं को साक्षी बनाया। लेखिका ने कहा मैं किसी भी शुभ काम में उसको नहीं बुलाऊंगी, किसको, बिंदा को। कई दिन तक बिंदा के घर झाँक झाँक कर जब मैंने माँ से उसकी ससुराल से लौटने के समय में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवाहिनी अम्मा के पास चली गई है, अर्थात उसका देहांत हो गया है और तारा बन गई वो भी। उसके मन में ही आया। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, क्योंकि बच्चों के मन में तो ये होता ना, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, भगवान के पास चला जाता है, तो उसको ये बताया जाता है कि वो तारा बन गया। तो वो क्या करती थी लेखिका, फिर तारों में उसको ढूंढती थी, पर इतनी दूर से पहचान पाना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। यहाँ लेखिका कह रही है इतना समय बीत गया, लेकिन बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। यानी उसको, लेखिका को, जब छोटी सी बालिका को 14 वर्ष को देखा, तो लेखिका जो को अपनी सहेली बिंदा की याद आ गई, और ये कह रही ये जो कहानी है मैं कभी शायद भूल भी नहीं सकती। बच्चों, ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके छोटे वाले आंसर करवा देती हूँ, ओरल करवा रही हूँ बच्चों। लेखिका की उम्र क्या थी, क्या को काट कर आप लिखेंगे 14 वर्ष। बिंदा लेखिका की कौन थी, कौन को काट कर आप करेंगे बाल्य सखी। बिंदा ने तारे को क्या कहा, क्या कहा था बच्चों की माँ। बिंदा ने तारे को क्या कहा, अपनी माँ कहा। लेखिका ने अपनी माँ से क्या विनती की, लेखिका ने अपनी माँ से विनती की कि माँ तुम कभी भी तारा मत बनना। बच्चों, ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF से सेंड कर दूंगी आपको।